Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I'm from UGI Chemistry Department. Students, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 और आज इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्हीनियस इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या थे। स्टूडेंट्स, मैं बड़ा शॉर्टली एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी। स्टूडेंट्स, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं और उनकी कोलिजन से क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर तो कोलिजन्स जो हैं वो डायरेक्शनल होंगी, जो है वो ओरिएंटेड होंगी, तो इसका मतलब कि कोलिजन्स जो हैं उनके रिजल्ट्स में प्रोडक्ट्स बनेंगे। और अगर कोलिजन्स जो हैं वो इनइफेक्टिव होंगी, मतलब कि डायरेक्शनल नहीं होंगी, तो उनके रिजल्ट में प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। स्टूडेंट्स, अगर तो कोलिजन होती हैं और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसे आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनके एक स्पेसिफिक लेवल होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। अगर तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाय कोलिजन गेन कर लें, तो इट मीन्स कि रिएक्टेंट्स ने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को गेन किया। अब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अपनी एनर्जी को लूज़ भी करते हैं। इसी टॉपिक में रिएक्शन इंटरमीडिएट की भी डिस्कशन हुई थी। स्टूडेंट्स, इसके बाद रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या था कि किसी भी रिएक्शन को जब हम देखते हैं मैकेनिज्म को, तो कोई भी रिएक्शन ज़रूरी नहीं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन बताया बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो दैट रिएक्शन कुड बी अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं और उन मल्टी स्टेप्स में कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो स्लो हैं, कुछ ऐसे हैं जो फास्ट हैं। तो स्लो स्टेप्स में भी जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं, और उसी स्टेप से हम रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बाकी सारी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी डिटर्मिनेशन भी करते थे। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स थे। तो यहाँ पर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर आज हम अर्हीनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जी अपनी बात को। सबसे पहले तो अर्हीनियस इक्वेशन क्या है। कहते हैं जी कि अर्हीनियस इक्वेशन एक्सप्लेन, ये जो इक्वेशन है ये क्या करती है, ये एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस चीज़ पर टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस करती है, रेट कांस्टेंट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट करूँगा कि एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, जिसे हम के से भी डिनोट करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे जी हम कि के हमारे पास इक्वल होगा ए ई पार माइनस ई ए बाई आर टी। ये जो इक्वेशन मैंने लिख दी, इस इक्वेशन को हम अर्हीनियस इक्वेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में हमने डिफरेंट पैरामीटर्स को बता देना है। के क्या है हमें पता है, के इज़ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट लिख दिया जी इसे। ठीक है, इसी तरह ए क्या है, ए हम कहते हैं जी अर्हीनियस कांस्टेंट को। इसी तरह से ई क्या है, ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग को हम एल एन से डिनोट करते हैं। पावर में अगर हम आ जाएं तो पावर में लिखा हुआ है सबसे पहले ई ए। ई ए क्या है, ई ए इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन
energy. R general gas constant, R is general gas constant, और T क्या है? T हमारे पास टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हम मोस्टली केल्विन में ही लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन टेल्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन K एंड T। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप भी डिस्कस किया जाता है विद दिस इक्वेशन। स्टूडेंट, इसी इक्वेशन की मदद से हम किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखूँगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आइए इस सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास लिखा है कि K इक्वल है A e⁻⁻ हमने क्या करना है? टेकिंग नेचुरल लॉग ln ऑन बोथ साइड्स। ln हम यहाँ पे कहते हैं जी नेचुरल लॉग को, ठीक है? तो ये बन जाएगा जी ln यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ K इक्वल हो जाएगा जी नेचुरल लॉग किसका? A e⁻⁻ स्टूडेंट्स, लॉग हमें पता है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम कहते हैं जी कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके लिखेंगे और लॉग दोनों को अलग-अलग दे दिया जाएगा। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूँगा कि log ऑफ A प्लस log ऑफ e⁻⁻ अब ये सारी पार शुरू में आएगी तो log ऑफ A को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस और ये पार जब स्टार्ट में आएगी तो प्लस माइनस माइनस EA/RT और साथ में log ऑफ E। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना log टू द बेस 10 इक्वल टू 1, यानी कि बेस को हमने log के साथ लिखा, इसी तरह नेचुरल log की जो बेस है वो E है। तो अगर हम E को क्या करेंगे? नेचुरल log के साथ लिखेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी 1 होगा। और यहाँ पर भी आप लिख लें कि E क्या है, आपने बता देना बेस ऑफ नेचुरल log, बल्कि मैंने बता भी दिया। खैर, अब आगे आते हैं जी। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि log ऑफ K आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके? माइनस EA/RT, और ये सारा प्लस log ऑफ A, इस सारे के इक्वल हो जाएगा। लें से अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? अब हमने ना दोनों तरफ इस नेचुरल log को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है। और हमें पता है क्या कि एज नेचुरल log इक्वल होता है 2.303 log टू द बेस 10। तो हम क्या करेंगे? हम जहाँ पर नेचुरल log है वहाँ पर उसे रिप्लेस कर देंगे। तो मैं लिखूँगा जी 2.303 log ऑफ K इक्वल हो जाएगा जी किसके? माइनस EA/RT, और साथ में हम क्या लिखेंगे जी? प्लस 2.303 log ऑफ A। लें जी, अब आप क्या करें जी? 2.303 से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हम लिखेंगे जी कि डिवाइडिंग above equation
बाई 2.303। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, लॉग ऑफ के, क्योंकि 2.303 डिवाइड होगा तो कैंसिल, इक्वल हो जाएगा जी माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, और साथ में हम क्या लिखेंगे जी, लॉग ऑफ ए। स्टूडेंट्स, मैं अगर इसे अरेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लॉग ऑफ के इक्वल हो जाएगा जी किसके, माइनस ई ए बाई 2.303 आर और साथ में 1/t प्लस लॉग ऑफ ए। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिजेंबल टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अबव इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम चैप्टर 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y इक्वल होगा एम एक्स प्लस सी। एम स्लोप है, स्लोप कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मैं इसे डिस्कस करूं तो दैट इज़ y, और ये सारा आपके पास m हो गया जी विद नेगेटिव स्लोप, और ये सारा आपके पास x हो गया, ठीक है, और ये सारा हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेप्ट c हो जाएगा जी। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम ग्राफ, चूँकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जो y के नीचे लिखा है उसे y एक्सिस में लेंगे, जो x के नीचे लिखा उसे x एक्सिस में, और बाकी वैल्यूज़ किस तरह है उसे भी देखेंगे। लॉग ऑफ k को हम लिखेंगे जी y एक्सिस पे, तो मैंने लिखा लॉग ऑफ k y एक्सिस पर लिखा जी। उसके बाद x एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे जी, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर 1/t, इसे हमने x एक्सिस पर लिखा। स्टूडेंट्स, m इज़ द स्लोप, और यहाँ पर ई ए बाई 2.303 आर स्लोप है। स्लोप मैंने पहले भी कहा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर इंक्रीजिंग लाइन होगी तो पॉजिटिव स्लोप, डिक्रीजिंग लाइन होगी तो नेगेटिव स्लोप। यहाँ पर जो आपके पास लाइन है दैट इज़ डिक्रीजिंग लाइन, तो ये आपके पास जो स्लोप आ रही है दैट इज़ नेगेटिव स्लोप। तो मैं इस लाइन को स्लोप कह देता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू m, और ये अभी हमारे पास फ़िलहाल इक्वल होगी m को हम टेन थीटा के इक्वल भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास इक्वल है माइनस ई ए बाई 2.303 आर। इसके अलावा जिस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस को, उस पॉइंट से लेकर x एक्सिस तक का जो फासला है उसे हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट c का। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है दैट इज़ लॉग ऑफ a ले जाए। तो ये हमारे पास ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनी। अगर इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आप देखेंगे तो स्लोप किसके इक्वल आ रही है, माइनस ई ए 2.303 आर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्लोप हमारे पास इक्वल होगी माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर मैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इक्वल हो जाएगा जी किसके, स्लोप इंटू 2.303 और साथ में आर। तो इस तरह से ना हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए, और यहाँ से अगर हमें स्लोप की वैल्यू पता होगी तो हम बड़ा इजीली जो है ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्लोप के अगर आप यूनिट्स देखना चाहें तो किस तरह से हम यूनिट लिखेंगे जी स्लोप के, ज़रा देख लीजिएगा जी। वो भी मैं लिखूँगा जी कि स्लोप हमारे पास इक्वल है माइनस, स्लोप हमारे पास चूँकि इक्वल है इसके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिवाइडेड बाय 2.303 आर। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट था जी जाउल पर मोल, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूनिट जूल पर मोल, और 2.303 का तो कोई यूनिट नहीं, आर का यूनिट जब आप लिखते हैं तो जूल पर मोल पर केल्विन, ये कैंसिल आउट, केल्विन ऊपर जाएगा तो ये ले जी। तो स्लोप एक्चुअली यूनिट क्या आया, केल्विन, तो इसका मतलब स्लोप आपको क्या बता रही है, टेम्परेचर के बारे में बता रही है, जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये जो इक्वेशन है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट के। तो अगर आप देखेंगे तो हमने इस इक्वेशन से टेम्परेचर का इफेक्ट बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। आप लोग अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।